एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेडिहम 98। सो आज के इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एक नए डिजीज़ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्या है? तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन MI नोन एज हार्ट अटैक मीन्स जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है उसको हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि occurs when blood flow decrease or stop in coronary artery result in myocardium is permanently destroyed। जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है इसको हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, जिसमें कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड का फ्लो जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से परमानेंटली मायोकार्डियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि आगे चल के मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जैसी डिजीज़ को कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है? तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजिकल सिंड्रोम विच रिजल्ट ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन O2 सप्लाई एंड डिमांड टू द मायोकार्डियम। ठीक है, मीन्स जो मायोकार्डियम है, जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है ये एक पैथोलॉजिकल सिंड्रोम है जिसमें कि मायोकार्डियम के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है या डिक्रीज आउट हो जाता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जैसी डिजीज़ अपीयर होती है। ओके, मीन्स कहने का मीन ये है कि जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है ये एक पैथोलॉजिकल सिंड्रोम है जिसमें कि जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो मायोकार्डियम में डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है, या उसकी जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन डिजीज अपीयर होता है। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है मीन्स इंक्रीज O2 एंड न्यूट्रिएंट डिमांड एंड डिक्रीज O2 एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। यहाँ पे जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है या जो मायोकार्डियम है उसमें ऑक्सीजन की जो डिमांड है या न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है वो इंक्रीज कर रही है, साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स या और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जा रही है या डिक्रीज आउट हो जा रही है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अपीयर हो रहा है। कहने का मीन ये है कि जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स है उनके बीच डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अपीयर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो जो O2 सप्लाई है ये डिक्रीज आउट रहेगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी डिक्रीज आउट रहेंगे, एंड देन वॉश आउट मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या जो एक्यूमुलेटेड हुए हैं वो भी वॉश आउट या उसका प्रॉपर वे में एक्सक्रीशन या एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या क्या होता है? तो ईटियोलॉजी में आपको ये चीज़ पहले इसके लास्ट वीडियो में भी बताया गया है कि जो इसका ईटियोलॉजी है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स जो आर्टरी होती है उनके अंदर हार्डनिंग या नैरोइंग होना अपीयर हो जाएगा, ठीक है, या इसकी वजह से भी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अपीयर होता है, मीन्स कॉज भी हो सकता है और सिम्टम्स के रूप में भी सीन आउट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है एक्यूट ब्लड लॉस, यानी ब्लड लॉस की वजह से भी, साथ ही साथ जो आर्टरी है उसके अंदर इम्बोलस या थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो उसकी वजह से भी MI जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगर जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें सीवियर स्पाज्म हो रहा है या कोरोनरी स्पाज्म हो रहा है तो उसकी वजह से भी MI डिजीज अपीयर हो जाएगा, ठीक है, या जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें इन्फेक्शन है, किसी भी कारण की वजह से इन्फेक्शन अपीयर हो गया तो उसकी वजह से भी MI जैसी डिजीज अपीयर हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है हार्ट सर्जरी अगर हुई है या हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हुई है तो उसकी वजह से भी MI जैसी डिजीज अपीयर हो जाती। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद रिस्क फैक्टर्स ऑफ MI, ठीक है, यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर है एज, मीन्स जो ओवर एज जैसे जो पर्सन होते हैं उनमें भी MI की कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, या जो पर्सन है वो अपने डाइट में सोडियम सबसे ज़्यादा ले रहा है, यानी Na+ या सोडियम अपने डाइट में हाई अमाउंट में ले रहा है, तो वैसे पर्सन में भी चांसेस रहते हैं कि उसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। ओके,
हाइपरटेंशन की कंडीशन, जेंडर, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मीन्स अगर जो लाइफ स्टाइल है वो प्रॉपर वे में नहीं है, मेंटेन नहीं है, तो उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं एमआई के। ठीक है, नेक्स्ट वन इसके बाद कि अगर जो पर्सन है वो अपने डाइट में फाइबर बहुत ही कम अमाउंट में ले रहा है या लो फाइबर इंटेक कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एमआई अपीयर हो सकता है। कुछ कंडीशंस में हेरिडेटरी वे में भी देखने को मिलता है कि एमआई हेरिडेटरी भी हो सकता है। अगर जो पर्सन है उसके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन की कंडीशन डेवलप है, ठीक है, या वर्क प्रेशर उसके अंदर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी एमआई अपीयर हो सकता है। ठीक है, ओबेसिटी यानी मोटापा की वजह से भी, अगर जो पर्सन है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ईट कर रहा है या ओवर ईटिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एमआई जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इसके बाद स्मोकिंग की वजह से, या जो पर्सन है वो अगर ओवर एक्सरसाइज कर रहा है, हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो हार्ट है उसके ऊपर हैवी प्रेशर पड़ता है। अगर हैवी प्रेशर पड़ेगा तो जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, या जो हार्ट को जितना ब्लड होना मतलब मिलना चाहिए उतना वो फुलफिल नहीं हो पाता। इसकी वजह से भी एमआई जैसी डिजीज अपीयर हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ एमआई, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जो इसके मेनली टाइप्स होते हैं, ये मेनली 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है इसमें ट्रांसम्यूरल और एसटी एलिवेशन एमआई। ठीक है, ट्रांसम्यूरल एंड एसटी एलिवेशन एमआई की कंडीशन में क्या होता है, तो इट इन्वॉल्व फुल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, मीन्स जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें जो मायोकार्डियम है या जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें थिकनेस की वजह से, मीन्स अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से जो मायोकार्डियम है वो प्रॉपर वे में थिक हो जाती है। ठीक है, या जो कोरोनरी आर्टरी है वो कम्प्लीटली वे में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है इम्बोलस की वजह से या थ्रम्बस की वजह से, तो उसकी वजह से ट्रांसम्यूरल एमआई अपीयर होता है, जिसमें ये सीन आउट होता है कि जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट हो चुका है। ठीक है, लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये जो है नॉर्मल ईसीजी का ईसीजी वेव्स हैं, मीन्स PQRST। ठीक है, लेकिन बस अगर ट्रांसम्यूरल एमआई अपीयर हो रहा है तो उस दौरान जो एसटी सेगमेंट है, ठीक है, लाइक आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड दिखेगा, मीन्स नॉर्मल के कंपैरिजन में ये यहाँ पे एबनॉर्मल दिखेगा। ठीक है, मीन्स ट्रांसम्यूरल के दौरान जो मायोकार्डियम है उसके थिक होने की वजह से या कोरोनरी आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से जो एसटी सेगमेंट है ये एलिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के एमआई को ही हम ट्रांसम्यूरल एमआई के नाम से जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद सब इंडोकार्डियल एमआई और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ठीक है, सब इंडोकार्डियल या नॉन एसटी एलिवेशन से ही आप समझ सकते हैं कि जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड नहीं रहेगा, अपने नॉर्मल पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि जो एस एंड एस आर सेगमेंट है, ठीक है, एस एंड जो एस आर सेगमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनली रिडक्ट हो जाएगा या रिडक्शन उसमें होना अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से जो मायोकार्डियम लेयर है उसमें नेक्रोसिस जो होती है वो एक्सेस वे में अपीयर हो जाती है। ठीक है, मीन्स इस कंडीशन में सब इंडोकार्डियल एमआई के दौरान बस एस एंड आर जो सेगमेंट होता है इसमें ही इम्बैलेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है मायोकार्डियम के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद डिग्री ऑफ डैमेज। मीन्स डिग्री ऑफ डैमेज के दौरान मीन्स जो मायोकार्डियम है उसमें किस किस तरीके से डैमेजिंग अपीयर होता है या किस तरीके से उसमें नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप होती है। तो जो डिग्री ऑफ डैमेज है वो मेन 3 है, जैसे कि फर्स्ट है जोन ऑफ नेक्रोसिस, जोन ऑफ इंजरी एंड जोन ऑफ इस्कीमिया। ठीक है, जोन ऑफ नेक्रोसिस के दौरान जो हार्ट मसल्स होती है वो डेथ करने लगती हैं। ठीक है, जो हार्ट मसल्स है उसमें इंजरी होना अपीयर हो जाएगा जोन ऑफ इंजरी के दौरान। ठीक है, थर्ड वन है जोन ऑफ इस्कीमिया, मीन्स जो मायोकार्डियम है उसमें ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है या जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जोन ऑफ इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो जो पर्सन है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो कॉमन चीज़ है कि उसके चेस्ट में पेन रहेगा।
ठीक है। डायफ्लोरोसिस की कंडीशन भी डेवलप होगी, मीन्स हाइपरटेंशन की कंडीशन अगर डेवलप हो रही है चेस्ट में प्रॉपर वे में ब्लड की जो हर्ट है जो उसमें प्रॉपर वे में ब्लड फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से एक्सेस स्वेटिंग की कंडीशन भी डेवलप होती है। टैकीकार्डिया, ठीक है, यानी कि जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा, या हाइपरटेंशन की कंडीशन। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन मीन्स जो हार्ट रिदम है या हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल रहेगा। डिसओरिएंटेशन, यानी कि जो पर्सन है उसे टाइम प्लेस इसका प्रॉपर वे में वो ओरिएंटेशन वो नहीं कर पाएगा, यानी पहचान नहीं पाएगा। डिस्पनिया, यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम उसके अंदर बनी रहेगी। एंजाइटी बनी रहेगी, ठीक है, एंजाइटी के साथ साथ उसके अंदर मेंटल टेंशन, डिप्रेशन की कंडीशन भी कंटिन्यू बनी रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट वन है इसके बाद फील ऑफ इंडाइजेशन, यानी जो पर्सन है अगर वो ईट करता है तो उसे ऐसी फीलिंग होगी कि जो जिसने भी मतलब जो भी उसने फूड पार्टिकल को इंजेक्ट की सॉरी फूड पार्टिकल को ईट किया है वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद नॉइज एंड वॉमिटिंग की कंडीशन भी बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद फीवर, मीन्स जो फीवर है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 2.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में या इससे भी इंक्रीज हो जाता है। मीन्स इसमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो कंटिन्यू इंक्रीज होते रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी, मीन्स क्या क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, किस तरीके से ये अपीयर होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो जो पैथोफिजियोलॉजी है इसमें ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स किसी भी कॉज या इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो इन दी कोरोनरी आर्टरी, मीन्स जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें जो ब्लड का फ्लोइंग है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से डिक्रीज ब्लड फ्लो ऑफ मायोकार्डियम, मीन्स जो मायोकार्डियम है उसमें ब्लड का फ्लो है वो डिक्रीज आउट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया होगी, मीन्स मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग इस्कीमिया कॉज इरिवर्सिबल चेंजेस इन मायोकार्डियम, मीन्स प्रोलॉन्ग यानी कि लंबे समय तक इस्कीमिया की कंडीशन बने रहने की वजह से जो मायोकार्डियम है वो इरिवर्सिबल चेंजेज उसमें देखने को मिलता है, मीन्स जो मायोकार्डियम है उसकी जो टिश्यूज हैं उसके अंदर डैमेजिंग या नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से इंड में जो पर्सन है उसके अंदर मायोकार्डियम इंफ्रैक्शन जैसी डिजीज अपीयर हो जाती है, ठीक है, मीन्स पहले किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से मायोकार्डियम में ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया अपीयर होगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया लॉन्ग टर्म या प्रोलॉन्ग बना रहेगा, उसकी वजह से मायोकार्डियम में रिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे और इंड में पर्सन को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जैसी डिजीज अपीयर हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मीन्स क्या क्या डायग्नोसिस इस दौरान करवाने चाहिए। तो कॉमन डायग्नोसिस है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मीन्स जो पर्सन है उसका हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, ईसीजी करेंगे जिसमें ये सीन आउट होगा कि जो उसका एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड रहेगा, मीन्स ट्रांसम्यूरल एमआई अगर डेवलप हुई है पर्सन के अंदर तो उस दौरान ईसीजी के दौरान जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड सीन आउट होगा। नेक्स्ट वन है इसके बाद जो पर्सन है उसका हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, मीन्स एंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू उसका हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, जिससे ये प्रॉपरली हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो चेस्ट के कौन से एंगल पे या कौन से पोजीशन पे पेन अपीयर हुआ। नेक्स्ट वन इसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसके थ्रू हम एंजियोग्राम के थ्रू हम ये चीज़ पता कर पाएंगे कि कौन से साइड पे जगह पे पेन अपीयर हो रहा है या नेक्रोसिस अपीयर हुई है। साथ ही साथ हार्ट के रिदम को उसके साउंड को प्रॉपर वे में हियर आउट करने के लिए इकोकार्डियोग्राम भी करेंगे। लैब फाइंडिंग करेंगे, मीन्स लैब फाइंडिंग के दौरान उसके क्रिएटिनिन काइनेस का लेवल चेक करेंगे, मीन्स नॉर्मल जो लेवल होता है क्रिएटिनिन काइनेस का वो 22 to 198 यूनिट पर लीटर होता है, ठीक है, मीन्स इससे जो लेवल है वो इम्बैलेंस रहेगा, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज सीन आउट होगा। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद मायोग्लोबिन, मीन्स इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 25 to 27 नैनोग्राम पर ml, तो उस दौरान इसका जो लेवल होगा वो इम्बैलेंस रहेगा, मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज आउट रहेगा। नेक्स्ट वन है इसके बाद ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन मीन्स
जो ट्रोपोनिन का लेवल है 0 to 0.4 नैनोग्राम ml रहेगा। मीन्स उस दौरान ये चीज़ हम देखेंगे कि इसका लेवल तो नॉर्मल है या इम्बैलेंस हुआ है। मीन्स अगर इम्बैलेंस रहेगा तो इतने वैल्यू से या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे ESR यानी कि इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसमें ये सीन होगा कि जो इराइथ्रोसाइट्स है वो उसका जो लेवल है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, यानी कि इसका लेवल भी इम्बैलेंस ही सीन आउट होगा। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। मीन्स क्या क्या इसका मैनेजमेंट होगा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के दौरान पेशेंट का। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारा रहता है गोल कि हमें क्या क्या गोल रखना चाहिए जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी हेल्थ को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट गोल है टू मिनिमाइज द मायोकार्डियल डैमेज। मीन्स जो नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हुई है या जो हार्ट के अंदर O2 की जो सप्लाई है या जो डिमांड है वो डिक्रीज आउट हुआ है, तो उसको मिनिमाइज करना या नॉर्मल वे में लेके आना। ओके, सो नेक्स्ट वन इसके बाद टू प्रिजर्व दी मायोकार्डियल फंक्शंस। मीन्स जो मायोकार्डियल फंक्शंस है जो उसकी कार्य है, ठीक है, या जो भी मायोकार्डियम की फंक्शंस होती है या सिंपल वे में क्या है तो जो हार्ट का फंक्शंस है उसको प्रिजर्व करना, फिर से पहले की वे में लेके आना। ओके, सो नेक्स्ट वन है थर्ड टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस की वजह इंफ्रैक्शन के कंडीशन में बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस इराइज होने के चांसेस रहते हैं, तो उस कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करना। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल या मेडिकल मैनेजमेंट के दौरान हम क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट उसे प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड एज पर फिजिशियंस ऑर्डर। मीन्स फिजिशियन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करना चाहिए पेशेंट के अंदर, ठीक है, या प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन है इसके बाद टू पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट यानी कि पेन को रिड्यूस करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है, मॉर्फिन सल्फेट को प्रोवाइड करना चाहिए, जिसका कि जो नॉर्मल अमाउंट होता है या जो डोज है 5 to 10 mg होता है सबक्यूटेनियस, ठीक है, SC यानी कि सबक्यूटेनियस, उसे हम 5 to 10 mg मॉर्फिन सल्फेट प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड प्रोवाइड वैसोडायलेटर्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपर वे में कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुके हैं तो उनको डायलेट करने के लिए नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसी ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद फोर्थ एंजियोलाइटिक ड्रग्स। एंजियोलाइटिक ड्रग्स लाइक हम बेंजियोडाइजिपाम प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ है एंटीकोगुलेंट लाइक हिपैरिन प्रोवाइड करेंगे। सिक्स वन है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज जैसी ड्रग्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है इसके बाद एंटी डिसएरिथमिक ड्रग लाइक लिग्नोकेन एंड जाइलोकेन जैसे ड्रग्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंटी डिसएरिथमिक ड्रग का यूज़ क्या होता है कि जो हार्ट की जो रिदम है जो कि अब नॉर्मल हो चुकी है उसको नॉर्मल वे में लाने के लिए ही लिग्नोकेन एंड जाइलोकेन जैसे ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट। मीन्स क्या क्या सर्जरी करेंगे। मीन्स अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जो पर्सन है उसका हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पा रहा है तो उस दौरान सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, जिसमें कि CABG मीन्स कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड अथरेक्टोमी जैसे सर्जरी करके जो पर्सन है उसके अंदर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जैसे डिजीज से उसे प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, इन सारे सर्जिकल मैनेजमेंट को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन आउट किया है, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी उस वीडियो को टच कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम नर्सिंग और डाइटरी मैनेजमेंट। मीन्स क्या क्या नर्सिंग केयर या कौन कौन से डाइट मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि जो पर्सन है उसके हेल्थ प्रमोट हो सके। तो फर्स्ट डाइटरी मैनेजमेंट है लो फैट कोलेस्ट्रॉल डाइट, यानी कि पर्सन को हम कोलेस्ट्रॉल डाइट मीन्स या लो फैट डाइट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसका बॉडी के अंदर जो फैट का एक्यूमुलेशन है वो डिक्रीज आउट हो सके और उसका जो हेल्थ है वो प्रमोट हो सके। क्योंकि जो फैट का अमाउंट होता है अगर बॉडी में इंक्रीज कर रहा है या कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन या जो नेक्रोसिस की कंडीशन है हार्ट के अंदर वो अपीयर हो जाती है। ओके,
सो नेक्स्ट है इसके बाद लो सोडियम डाइट मीन्स सोडियम उसे मीन्स नमक जो होता है या जो सोडियम है उसको डाइट में रिस्ट्रिक्ट करेंगे मीन्स अवॉइड करेंगे, जिससे कि जो उसका हार्ट की जितने भी फंक्शंस है जो कि इम्बैलेंस हुए हैं वो फिर से नॉर्मल वे में हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन इसके बाद अवॉइड कैफीन इनटेक, यानी कि कैफीन इनटेक को भी अवॉइड करना। उस पर्सन के अंदर जो बैड हैबिट्स हैं लाइक अल्कोहल एब्यूज़ करना, टोबैको च्युइंग करना, स्मोकिंग करना, इन सारे बैड हैबिट्स को वो अवॉइड करें। नेक्स्ट वन इसके बाद कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चेस्ट पेन फ्रॉम दी पेशेंट। ठीक है, मीन्स जो चेस्ट पेन हो रहा है उससे रिलेटेड मीन्स कौन से लोकेशन पे चेस्ट पेन हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली कलेक्ट करना। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद ही आप ये चीज़ डायग्नोस कर पाएंगे कि जो पर्सन है उसे किस वजह से या किस कॉज की वजह से ये प्रॉब्लम अपीयर हुई है। ओके, सो नेक्स्ट वन है इसके बाद ऑब्जर्व द पेशेंट सिम्टम्स, मीन्स जो पेशेंट के अंदर जो भी सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में ऑब्जर्व करना या फाइंड आउट करना कि ये किस प्रॉब्लम की वजह से ये सारे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इसके बाद टेक मेडिकल हिस्ट्री, मीन्स उस पर्सन का मेडिकल हिस्ट्री को भी लेना। नेक्स्ट वन है इसके बाद एसेस एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट, मीन्स जो पेशेंट का एंजाइटी लेवल है उसे एसेस करना, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का अगर डिजीज़ अपीयर होती है पर्सन के अंदर तो उसके अंदर मेंटल टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो पर्सन है उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए। सो नेक्स्ट है इसके बाद एसेस द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, मीन्स अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू से मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है पर्सन को तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी प्रॉपर वे में एसेस करना, क्योंकि अगर कोई भी ड्रग पर्सन लेता है तो उसका एक पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए अगर ड्रग थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है तो उसके साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस को भी टाइमली एसेस करते रहना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन है लास्ट कि जो भी मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है वो पेशेंट को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि जो उसका हेल्थ है वो ईजिली मतलब प्रमोट हो सके या जो डिजीज़ है उससे वो प्रिवेंट हो सके। ओके, सो माय टॉपिक इज़ इन, थैंक यू।